बैठो। आज्ञाकारी ओबीडियंट, आज्ञाकारी बन के हम कई फायदा उठा सकते हैं और अवज्ञाकारी बन के कई नुकसान हमको हो जाते हैं। समझ लो इस बात को अच्छे से, क्योंकि अभी तुम घर वालों के कांटेक्ट में आओगे, ज्यादातर बच्चे घर जाएंगे, पेरेंट्स से मिलेंगे, बड़ों से मिलेंगे, तो बड़े अगर तुमको कुछ कह रहे हैं, तुमसे बड़े तुमको अगर कुछ कह रहे हैं और तुम जो है सुन रहे हो, ऑन द स्पॉट उस समय कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हुए, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हुए उनकी बात ऑन द स्पॉट मान लो, तो बोलेंगे तुम आज्ञाकारी हो। और अगर तुमने इग्नोर किया तो बोलेंगे तुम अवज्ञाकारी हो, यानी ओबीडियंट नहीं हो। अब क्या होगा, उस समय वो तो कुछ नहीं कहेंगे, पर उनके मन के किसी कोने में एक बात जाके स्टोर हो जाएगी, तुम्हारे लिए एक नेगेटिव थॉट वो स्टोर हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हार्मफुल रहेगा फ्यूचर में। वो जो नेगेटिव थॉट जाके स्टोर हो जाता है वो हार्मफुल है हमारे लिए। ऑन द स्पॉट हमने कहा हाँ ओके, बाद में तुम्हारी जो इच्छा है करो, पर ऑन द स्पॉट तुमने बोला हाँ ओके, तो वो नेगेटिव स्पॉट से तुम बच जाओ। ये फायदा है आज्ञाकारी बनने का। तो ओबीडियंट बनो, आज्ञाकारी बनो। आज की डेट लगाओ, ओके 17/10/2016, लेक्चर नंबर 77, रे ऑप्टिक्स 6। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन एट ए कर्व सरफेस। लास्ट टाइम पे स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, हेडिंग तुम लगा चुके हो, रिफ्रैक्शन एट ए कर्व सरफेस। तुमने केस भी कंसीडर किया, कौन सा केस कर रहे हैं, रे जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, ये वाला केस जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम कॉन्वेक्स सरफेस जिसकी है। रे डायग्राम तुमने ड्रॉ किया था, पर मैं कह रहा हूं एक बार फिर से ड्रॉ करो फॉर प्रैक्टिस। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लॉजिकल सीक्वेंस में वापस से बनाना है तुमको, उसी के नीचे बना लो, डजंट मैटर। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, बाहर सराउंडिंग्स का है n1। इस सरफेस का जो अपर्चर है, पार्ट एक्सपोज टू एयर, उसको हम बोलते हैं MP M डैश, जहां पर P है पोल। अगर मैं इस कर्वेचर को कंसीडर करते हुए पूरा स्फीयर ड्रॉ करूं, तो ऐसे सिचुएशन में स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुमसे कहा गया कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, वो यहां प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पड़ा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O। तो इसके लिए इमेज जो है उसके लिए रे डायग्राम हमको खींचना है। माना कि एक रे पॉइंट ऑब्जेक्ट से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, वो सीधी ही निकल जाएगी बिकॉज ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, कोई बेंडिंग नहीं होगी। दूसरी रे जो इस फेस पर जाकर कहीं टकराती है, सपोज दिस इज पॉइंट A, तो किधर मुड़ेगी वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। तो मैंने A को C से मिलाया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक्सटेंड कर दिया तो अभी नॉर्मल है n डैश, C n डैश इज नॉर्मल एट पॉइंट A। क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है रे, तो रेयर टू डेंसर मीडियम जाने की वजह से बैंड होकर नॉर्मल के पास आएगी, जहां पर मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस को डिस्टिंग्विश करने के लिए ऊपर वाली रे में डबल एरो लगा दो, नीचे वाले में सिंगल। जहां दोनों रेज मिलेंगी वहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बनेगी आई। वेरियस डिस्टेंसेस मैं इसमें मार्क कर देता हूं, सारे डिस्टेंसेस, दूरियां जो हमें नापनी है वो पोल P से नापनी है, जैसा कि साइन कन्वेंशन में तुमने पढ़ा था, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस v।
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां तक के डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए वो n1, n2, u, v और r इनके बीच f भी इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या करते हैं, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि कुछ ट्राइंगल्स की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है हमको। परपेंडिकुलर का फुट जहां मिलता है उसको मैं मार्क करता हूँ A and S परपेंडिकुलर, वो ट्राइंगल्स यहीं से मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें लेने होंगे। तो ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल बन जाता है ANA, इमेज वाला बन जाता है NIA और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला NCA। वेरियस एंगल्स में मार्क कर देता हूं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी I, रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी R जानबूझ के मैंने ऐसा बनाया क्योंकि मैं अल्फा बीटा गामा दिखाने वाला हूं, तो गामा और R एक जैसे नहीं दिखने चाहिए, इसलिए R ये वाला बना दिया। ऑब्जेक्ट पर जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा, इमेज पर जो बन रहा है वो है बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है वो है गामा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने दोबारा बनाया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं बनाया है बनाना चाहिए था, अगली बार ओबीडियंट बने, आज्ञाकारी बनो। अब इसमें फायदा रहता है ज्यादा समय तक, है ना, बाद में तुम्हारी जो इच्छा है होगा, जब तक सामने सामने हो तब तक आज्ञाकारी बने रहो। अब इसका डिस्क्रिप्शन, तो जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो तो पूरा 3 या 4, 5 लाइन तक डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, कोई पढ़ने वाला नहीं है, अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सीबीएसई में तुम्हें लिखना है कंसिडरिंग द सिचुएशन, कभी कभी चेंज कर देते हैं थोड़ा, कंसिडरिंग द सिचुएशन shown in figure, considering the situation shown in figure, हमने अभी तक स्नेल्स लॉ सीखा है, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं पॉइंट ए पर। देखो डेरिवेशन का एक तरीका एनसीईआरटी में है, एक तरीका रिफ्रेशर वगैरह में देखोगे तो मिल जाएगा, रिफ्रेशर में देखोगे तो ज्यादा लेंथी होगा, 2 से 2.5 पेज का मिलेगा ये डेरिवेशन। एनसीईआरटी में थोड़ा शॉर्ट में होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल एप्रोप्रिएट स्टेप्स के साथ ये डेरिवेशन करा रहा हूँ, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ऐसा का ऐसा तुम एग्जाम में लिख के आ सकते हो, तुम्हें टाइम लिमिटेड लगेगा, कम टाइम लगेगा। स्टेट बोर्ड में टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टेट बोर्ड में फिजिक्स के पेपर में टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुम आराम से पेपर कर सकते हो। सीबीएसई में फिजिक्स के पेपर में टाइम की प्रॉब्लम होती है, बहुत क्रिटिकल होती है। अगर तुमने किसी भी क्वेश्चन में अननेसेसरी ज्यादा स्टेप्स लिखी तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे और तुम्हें तब दुख होगा, आते हुए भी छूट जाएगा तो तुम्हें दुख होगा। केमिस्ट्री में बात करें तो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 1 घंटे में 1.5 घंटे में तो पेपर ही पूरा हो जाता है। जो कमजोर से कमजोर बच्चा होता है वो 2 घंटे में पेपर पूरा कर लेता है केमिस्ट्री का, सीबीएसई में। ठीक है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी जब निकलेगा तो बाहर वो बड़ा खुश निकलेगा केमिस्ट्री का पेपर करके, बोलता है बहुत मजा आ गया केमिस्ट्री का पेपर, नंबर भी आ जाते हैं 90, 99, 99 तो बहुत आराम से आ जाते हैं। ऐसा ओके, ज्यादा बच्चों के 99 आ जाते हैं कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में। ठीक है, ये पास्ट एक्सपीरियंस है। और 95 तो लाइन लगी रहती है, जो भी थोड़ा सा भी पढ़ने वाला बच्चा है वो केमिस्ट्री में 95 ले आता है, और अदरवाइज बाकी एवरेज बच्चे के 80 प्लस बड़े आराम से बनते हैं। तुम केमिस्ट्री का पेपर उठा के देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा, लेंथ उसकी चेक करोगे, लेंथीनेस, क्योंकि अब तो कोर्स कंप्लीशन पे है सारे, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो। मेरे को तो उन्होंने ये बोला है कि 25 तारीख को मैं कोर्स खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम अंदाजा लगा पाओगे पेपर देखकर कि किसमें कितनी लेंथ होती है, लेंथीनेस। तो फिजिक्स में तुम्हें ध्यान रखना है अननेसेसरी स्टेप पता नहीं, मुझे तो ये बोला है कि सब हो गया, 25 को सब खत्म, कोई बात नहीं, जो भी है। अब यहाँ फोकस करो, यहाँ पर देखो, इसका डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया, इसकी मैथमेटिक्स पे जा रहे हैं, शॉर्ट एंड प्रिसाइज स्टेप्स। तो तुम लिखोगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए,
applying Snell's law at point A पर लगाओ Snell's law, तो तुम लिख सकते हो n2 upon n1 equal to sin I upon sin R। अब तुम्हें सीखना स्टेप कैसे खाते हैं, मैं यहीं पर, हाँ नाश्ता कर लो, खाना खा लो, जो मर्जी, इक्विवेलेंट का सिंबल लगाना और ये मानते हुए कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, साइन आई की जगह मैं आई लिख दूंगा, साइन आर की जगह आर लिख दूंगा। अब ध्यान क्या रखना है, वहां जैसा आर बनाया वैसा ही यहां होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, सिंबल्स डिफरेंट नहीं बनाने। रेफरेंस साइड में लिखोगे इसका एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस साइड होती है राइट हैंड साइड में लाइन खींच के, एंगल्स आर स्मॉल। जब एंगल्स छोटे होते हैं तो साइन थीटा भी थीटा होता है रेडियन में और टेन थीटा भी थीटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज किया, मैं लिख सकता हूं n2 टाइम्स r इक्वल टू n1 टाइम्स i। दिस इज इक्वेशन 1। जब भी तुम कोई डेरिवेशन कर रहे हो उसका रिजल्ट पहले से दिमाग में होना चाहिए। इसका रिजल्ट तुम्हारे दिमाग में है पहले से, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये रिजल्ट लाना है। तो मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे I और R नहीं चाहिए, इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए हम मैथमेटिक्स थ्योरम यूज करते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो तुम लिखोगे बट, देखो R के लिए अगर लिखते हो तो एक स्टेप फिर से खाने को मिल रही है तुमको। अगर मैं R के लिए लिखता हूं तो पहले लिखूंगा गामा इक्वल टू R प्लस बीटा। अगर तुम स्ट्रेट बोर्ड में तो पूरा लिखोगे, पहली स्टेप लिखोगे गामा इक्वल टू R प्लस बीटा, अगली स्टेप में R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। पर अगर तुम सीबीएसई में हो तुम डायरेक्टली लिखोगे R इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन A, एंड I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन B। जो बात समझ में नहीं आए हाथ ऊपर करके पूछ लेना। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये मैंने यूज किया, ट्रायंगल्स बने हुए। पुटिंग दीज वैल्यूज ए और बी से, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 इसमें रख दो, तो n2 टाइम्स गामा माइनस बीटा इक्वल टू n1 टाइम्स अल्फा प्लस गामा। गामा दोनों साइड आ रहे हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, रीअरेंज करते हैं। गामा टाइम्स इधर का n2 उधर का माइनस n1, n1 अल्फा के साथ एज इट इज, n1 टाइम्स अल्फा प्लस इधर का n2 बीटा, इधर माइनस उधर जाकर प्लस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से गौर करो क्या नहीं चाहिए इसमें, अनवांटेड क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, उनको हटाना है। हर डेरिवेशन में क्लू होता है, रिजल्ट अगर हमारे दिमाग में तो हमारे पास क्लू है क्या हटाना है क्या रखना है, और अकॉर्डिंगली हम काम करते हुए चलते हैं। अल्फा बीटा गामा को हटाने के लिए ट्राइंगल से मेरे पास एस एंगल्स आर स्मॉल, हमें पता है एंगल्स छोटे हैं, तो मैं जैसे tan थीटा को थीटा लिख सकता हूं तो थीटा को tan थीटा भी लिख सकता हूं, वो भी सही। अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा। सो अल्फा इक्वल टू नॉट इक्वल टू अल्फा इक्वलेंट tan अल्फा, एंड हाउ मच इज tan अल्फा, या ट्रायंगल से पता चल रहा है an अपॉन ON, पर्टिकुलर अपॉन बेस an अपॉन ON। और फिर से स्टेप बचाते हुए यहीं पर इक्विवेलेंट, तुम देखो जब tan बीटा निकालोगे tan गामा निकालोगे उसमें भी an तो आएगा, an तो कट जाएगा, उसमें n को हटाने की जरूरत नहीं है, पर बाकी डिस्टेंसेस हमने n से p से नापी, तो n की जगह हमें p लाना है। तो यहीं पर इक्विवेलेंट का सिंबल बनाकर an को तो एज इट इज रहने दिया मैंने, पर नीचे जो ON था उसको कर दिया OP। और ऐसा लिखने के लिए रेफरेंस साइड में तुम्हें
लिखना होगा, क्या लिखोगे? अपर्चर MP M dash is small, अपर्चर बहुत छोटा है, अपर्चर MP M dash is small, so इसलिए n coincides with P, जो पॉइंट n है वो P के साथ मर्ज हो जाएगा, n coincides with P, इसलिए हम n की जगह P लिख पा रहे हैं। जो नोटेशन हम यूज कर रहे हैं सिस्टम नोटेशन का, वो क्लासिक है, मतलब इस सेंस में देखो OP तुम्हें पता चल रहा है, O से P तक की दूरी, साथ में ये भी पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट किधर है, पहले है, यानी अगर OP जो U लिखने वाले हो, U का साइन वहीं से पता चल रहा है, नेगेटिव आएगा। जब तुम लिखोगे PC, साइन पॉजिटिव आएगा, P पहले आ रहा है, C बाद में आ रहा है। जब तुम लिखोगे PI, साइन पॉजिटिव आएगा, यानी बिना डायग्राम देखे जो टर्मिनोलॉजी उसी से लिखने का तरीका उसे पता चल रहा है। एंड बीटा सिमेट्री है, इक्विवेलेंट tan बीटा इक्वल टू an अपॉन ni इक्विवेलेंट an अपॉन pi एंड गामा इक्विवेलेंट tan gamma equal to an upon nc equivalent an upon pc. Now putting these values in equation 2, we get, putting these in equation 2, we get, क्या मिलता है हमको? गामा की वैल्यू रखी an अपॉन PC टाइम्स n2 माइनस n1 इक्वल टू n1 टाइम्स अल्फा की जगह an अपॉन OP प्लस n2 टाइम्स बीटा की जगह an अपॉन PI। स्टेट बोर्ड वाले तो अगली स्टेप लिखेंगे, n को काट के फिर से रिपीट मार देंगे, इसको टाइम है उनके पास, पर CBSE में इस स्टेप को खा जाएंगे। सीधे साइन कन्वेंशन लगाएंगे, हमें पता है PC किसके बराबर है, लिखेंगे अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाओ, PC इक्वल टू R, OP इक्वल टू माइनस U and PI equal to V। तो हमको क्या मिलता है एक्सप्रेशन? Thus we get an कट गया, n2 माइनस n1 अपॉन R इक्वल टू, जो प्लस वाली टर्म है उसको पहले लिख देता हूं, माइनस वाले को बाद में, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। ब्लॉक में बंद कर दो, यही रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, यही चाहिए था हमको डेरिवेशन का रिजल्ट, 3 नंबर का ये डेरिवेशन हो गया। इसको हम एक और फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि कन्वेंशन है हमेशा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर मैं ये मानूं कि n2 अपॉन n1 है, n2 अपॉन n1 इज n, और इस पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर देता हूं, तो n2 अपॉन n1 इट इज n, n1 अपॉन n1 इज 1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अनदर फॉर्मेट, काम ऊपर वाला ज्यादा आता है, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, वहां तुम ये फॉर्मूला लगा दो। साइन कन्वेंशन के साथ लगाते हो तो चारों केस कवर हो जाते हैं। चारों केस मतलब अभी n2 डेंसर है, n1 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उल्टा भी हो सकता है, तो दूसरा केस हुआ। तीसरा केस ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉनकेव भी
हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली तीसरा और चौथा केस बन जाएंगे, रेयर, डेंसर, मीडियम इंटरचेंज कर। चारों केस के लिए सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है। साइन कन्वेंशन लगाने पर फॉर्मूले का फॉर्मेट अपने आप बदलेगा। कल कितने बच्चों ने एलन पीपीटी दिया? ओके, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो अभी ऑन द स्पॉट मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तुमको। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम आई, कोई परेशानी आई, हाथ ऊपर करो, फिर पूछो क्या पूछना है। हाँ, अच्छा, प्रैक्टिस मैटर करेगी ना। ऐसे और पेपर तुम देखोगे। ये पेपर था एक्चुअल में लेटेस्ट पेपर। लेटेस्ट का मतलब 16 जुलाई 2016 को कंपार्टमेंट का पेपर हुआ आउटसाइड दिल्ली, यानी ऑल ओवर इंडिया अदर देन दिल्ली। ये वो पेपर था। उस पेपर में से क्वेश्चन उठाकर मैंने तुम्हारा पेपर बनाया था एज इट इज। मेरा पर्सनल इनपुट कुछ नहीं था, बस मैंने खाली सेलेक्ट किए थे क्वेश्चन, और जो सॉल्यूशन तुम्हें दिए हैं छाप के, वो एग्जैक्टली वही है, एनसीईआरटी नहीं, एग्जैक्टली वही है जो मार्किंग स्कीम उन्होंने प्रोवाइड की है सीबीएसई ने। उसमें कुछ माइनर करेक्शन थे, तो करेक्शन करके वो छाप कर तुमको दिया। तो तुम्हारे आंसर आइडियली वैसे होने चाहिए जैसी मार्किंग स्कीम प्रोवाइड की है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक ही में बने हुए हैं, देखना भाई। सिंपल सा लॉजिक है, v प्रोपोर्शनल 1/r एट e प्रोपोर्शनल 1/r²। तो किसका स्लोप ज्यादा होगा? e वाले का। जैसे लिंक करना भी बताया था मैंने तुमको, अगर तुमने वो वाली क्लास अटेंड की हो तो मैंने पर्टिकुलर ये बताया था, एक एडियाबैटिक और एक आइसोथर्मल। जो डिफरेंस उनमें है वही डिफरेंस इनमें है। एक एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल, बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस। ठीक है, तो अगर तुम वहां पे डिस्टिंग्विश करने के लिए एक्सप्रेशन भी लिख देते हो, v प्रोपोर्शनल 1/r, e प्रोपोर्शनल 1/r², तो मजबूत हो जाता है तुम्हारा आंसर। इनकेस ग्राफ का पैटर्न गलत भी बना दोगे और तुमने वेरिएशन लिख दिया तो नंबर मिल जाते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसा होगा। और कोई बात जो तुम्हें अनफैमिलियर लगी हो, अजीब सी लगी हो? आपस में बोलने से नहीं चलेगा, सीधे क्लियरली मेरे साथ इंटरेक्ट करो। मैं पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ। हाँ, वो तो एग्जैक्टली वही था जो मैं तुम्हें बोला, इतना ही मिलेगा, इवन इससे भी कम मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। फिजिक्स का पेपर आता है ऐसे, और केमिस्ट्री में कम पड़ा क्या? केमिस्ट्री में कम नहीं पड़ेगा, मैथ्स में कम पड़ सकता है, बाउंड्री लाइन पे चलता है मामला, और फिजिक्स में तो डेफिनेटली कम पड़ेगा। अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस बनानी है अपनी। हाँ बोलो, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो। हाँ ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखा तुमने? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया सॉल्यूशन। इसमें पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, ऐसे कुछ पूछा है। फिर एनर्जी कैसे रिलीज हो जाती है? तो मास और एनर्जी मिलाकर कंजर्व्ड है, तो अगर कुछ मास डिफेक्ट आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी। ये लॉजिक। इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट और है, तुमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, एक पढ़ी थी पेयर प्रोडक्शन, एक पेयर एनिलेशन, याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी। पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनता है, कैसे? एनर्जी कन्वर्ट होती है मास, और पेयर एनिलेशन में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गामा रे फोटॉन। मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये दोनों ही रिएक्शन बिना न्यूक्लियस के नहीं हो सकती, न्यूक्लियस का सपोर्ट चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर होंगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? वो एनर्जी मास, मास एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। तो ये रिलेटेड डिटेल है। और क्या पूछना चाहते हो? तुम्हें याद आ रहा हो तो एटम्स न्यूक्लियर में मैंने एक फैक्ट बताया था कि न्यूट्रॉन को अगर टूट के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाना है, ये न्यूक्लियस के बाहर पॉसिबल है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास
ज्यादा है उससे कम मास वाला प्रोटॉन बन सकता है, पर अगर प्रोटॉन को टूट कर न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाना है, ये न्यूक्लियस के बाहर पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियस के सपोर्ट से पॉसिबल है, मास डिफेक्ट कंपेंसेट हो जाएगा। क्लियर? अब ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं धीरे धीरे फैमिलियरिटी बढ़ती है, टाइम मैटर करता है, जितनी बार सुनोगे उतनी बार फिर तुम्हें धीरे धीरे लगे अच्छा ये तो हाँ ऐसे होता है, फैमिलियर लगे। बाकी सब क्लियर है? ओके। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है क्या करो, पेपर अरेंज करो, काउंटर पे मिल जाएगा आसानी से। अटेम्प्ट करो 1 घंटा बैठ के, कॉपी मेरे पास लेके आओ, फिजिक्स लैब में 2 घंटा सुबह बैठ रहा हूँ, 2 घंटा शाम को बैठ रहा हूँ, मैं सुबह 11 से 1 शाम को 3 से 5। कॉपी लेके आओ, मेरे से चेक कराओ ऑन द स्पॉट, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या तुम्हारी कमी है उसमें, किसको तुम्हें सुधारना है, कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है? वापस लौटते हैं इसी डेरिवेशन पर, इसके रिजल्ट पर बेस्ड है अगला डेरिवेशन। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज हेडिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पहला जो सवाल आता है दिमाग में, इसका नाम ये क्यों पड़ा? मिलता जुलता सवाल है, जैसे मीटर ब्रिज, तो तुमसे पूछे व्हाई इट इज कॉल्ड सो, तो 2 वर्ड है मीटर और ब्रिज, दोनों का कारण है, 1 मीटर लंबा तार है इसलिए मीटर, और व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है इसलिए ब्रिज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। सिमिलरली लेंस मेकर्स फॉर्मूले को लेंस मेकर्स फॉर्मूला ही क्यों कहते हैं? लेंस बनाने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। तो लिखोगे इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए लेंस, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए लेंस। अब यहां पर तुमको बहुत सारी बातें समझनी है, लिखवाऊंगा कुछ नहीं, एक बार में जिंदगी भर के लिए समझना है। तुम में से कुछ नए बच्चे आगे हिप्नोटाइज नहीं है तो यहां देखो हिप्नोटाइज हो जाओ, जो कुछ तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, ठीक है? तो लेंस जो है उसको डिफाइन अगर हम करें तो लेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस at least one of which, कम से कम उनमें से at least one of which must be curved, ठीक है? एक डेफिनेशन तो ये है। मैं अगर इसको और एक्सटेंड करूं डेफिनेशन को तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, it must have ability to converge or diverge the rays। इसमें ये गुण होना चाहिए कि रेस को कन्वर्ज कर सके या तो डाइवर्ज कर सके, तो बोलेंगे लेंस। अब लेंस 2 तरह के होते हैं मेनली 2 तरह के लेंसेस तुम्हें पढ़ने, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। इन जनरल कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, या कहते हैं कॉलीमेटिक लेंस, और जो कॉन्केव लेंस होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस या कहते हैं नॉन कॉलीमेटिक लेंस। पर साथ में अपनी नॉलेज अपडेटेड रखो, एक कॉन्वेक्स लेंस हमेशा ही कन्वर्ज करे, नॉट नेसेसरी। जो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं उसी फॉर्मूले से तुम सीखोगे कि एक कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज भी कर सकता है इन स्पेशल सिचुएशन, अगर उसको डाल दिया हमने कार्बन डाइसल्फाइड, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर सकता है। सिमिलरली एक कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर सकता है अगर उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दिया जाए, ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस को जिस मीडियम से बनाया है उससे भी ज्यादा है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। फिर कॉन्वेक्स लेंस फिर से 3 तरह का होता है। एक टर्म यूज करते हैं हम डबल कॉन्वेक्स, दूसरी टर्म यूज करते हैं बाई कॉन्वेक्स। आर दे सेम और डिफरेंट? अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाएं तो डिफरेंट मैनर में इसको यूज किया जाता है। जब हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स, उसका मतलब होता है दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। जब हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स तो उसका मतलब होता है एक साइड की R1 है तो दूसरे साइड की R2, दे मे बी डिफरेंट। फिर भी कई बार न्यूमेरिकल्स में जब क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होती है, कई बार लिखा होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर
10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कंट्रोवर्सी हो गई, नाम डबल कॉन्वेक्स बोल दिया और दो रेडियस बता रहे हैं। तो तुम्हें ये मान के चलना है कि उन्होंने टर्मिनोलॉजी गलत यूज की, डबल कॉन्वेक्स बोल दिया, एक्चुअल में वो है बाई कॉन्वेक्स, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। न्यूमेरिकल में बोला डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, एक ही डेटा दिया है, इसका मतलब R1 इक्वल टू R2, ऐसे हम इंटरप्रेट करते हैं। अगर एक साइड प्लेन है दूसरी कॉन्वेक्स है तो बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। एक साइड कॉनकेव है दूसरी कॉन्वेक्स है तो बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के तीन टाइप हैं, डबल कॉनकेव या फिर बाई कॉनकेव, देन प्लेनो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बेसिक डिफरेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। पहचान क्या है? फिजिक्स लैब में जाओ, सारे लेंस अवेलेबल है, हाथ लगा के देखो, बीच में से मोटा किनारों से पतला मतलब कॉन्वेक्स लेंस। छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे लेंस का चश्मा चढ़ जाता है बचपन में। रीजन, हैवी एंटीबायोटिक डोज कोई डॉक्टर ने लिख दी, उसका साइड इफेक्ट आई बॉल के अंदर से विट्रियस ह्यूमर सूख गया उसकी गर्मी से। तुमसे बोलते हैं जब ये अंग्रेजी दवाएं खाओ या देशी दवाएं भी खाओ तो उसकी जो गर्मी होती है उसको कंपेंसेट करने के लिए गाय का, देशी गाय का दूध पीना जरूरी है। अगर दूध नहीं पीते हैं तो उसकी गर्मी से साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में। तो बचपन में छोटे बच्चों को हैवी एंटीबायोटिक डोज लगने की वजह से ये आता है इफेक्ट, उनका आई बॉल श्रिंक हो जाता है, आई बॉल सिकुड़ गया तो इमेज जो रेटिना पर बननी थी वो बनेगी पीछे। अब इसको करेक्ट करने के लिए कन्वर्जेंस चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। तो उनके चश्मे का लेंस देखोगे पास की नजर कमजोर पाई जाएगी, बीच में से मोटा होगा, किनारों से पतला। मेरा जो चश्मा है, मेरे को मायोपिया है, जिनको मायोपिया होता है उनको कॉनकेव लेंस यूज करना होता है, किनारों से मोटा होता है, बीच में से पतला, कॉनकेव लेंस की पहचान। तो अब तुमको घुमाते हुए सवाल पूछा जाता है एडवांस में भी, मेंस में भी, बोर्ड में, पर्टिकुलर बिहार बोर्ड में डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं लेंस को लेकर। तो तुमसे ऐसे पूछते हैं, ये मैंने बनाया, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, और सिमिलरली ये एक मैंने लेंस बनाया, इसको मैं उल्टा करके भी बना सकता हूं, डजंट मैटर। इनमें से अगर मैं इसको कहता हूं 1, इसको कहता हूं 2, इसको कहता हूं 3, कौन कौन से कॉन्वेक्स के टाइप हैं? 1 and 2। कैसे पहचाना? बीच में से मोटा, किनारों से पतला। कौन सा कॉनकेव का टाइप है? 3। कौन सा कॉनकेवो कॉन्वेक्स है? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर कॉनकेवो कॉन्वेक्स, क्योंकि किसका टाइप है? कॉन्वेक्स का। उसी को तो उल्टा करके रख दिया। मैं इस चश्मे को ऐसे लगाने की बजाय अगर ऐसे लगाकर देखूं, विल इट मेक एनी डिफरेंस? जवाब है, अगर मुझे एस्टिग्मेटिज्म नहीं है, अगर मुझे एस्टिग्मेटिज्म भी है तो एक्सेस जुड़ जाता है साथ में, तब तो फर्क पड़ेगा। अगर प्योरली मायोपिया है किसी को या प्योरली हाइपरमेट्रोपिया है, इट मेक नो डिफरेंस। ठीक है, तुम्हें पता है मैग्नीफायर को हाथ में ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कोई इसमें सीधी साइड या उल्टी साइड नहीं होती, एक जैसे दिखता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वही है, दोनों ही क्या है? कॉन्वेक्स के टाइप है। कैसे पता चला? बीच में से मोटा है इसलिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कोई भी डाउट आ रहा हो मन में पूछ लेना, क्लियर कर लेना। और ये क्योंकि किनारों से पतला है इसलिए किसका टाइप है? कॉनकेव का। तो बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव, लास्ट में कॉनकेव आया इसकी टर्म। क्लियर? तो अब तुम्हारे सिलेबस में बोर्ड लेवल पर सिर्फ थिन लेंसेज हैं, पतले लेंस, मोटे लेंस को डील नहीं करना है। डिफरेंस क्या होता है पतले लेंस और मोटे लेंस में? लेंस को अगर हम पतला मान रहे हैं तो जितना भी रिफ्रैक्शन है, बेंडिंग, वो सारी की सारी हम दिखाते हैं सेंटर लाइन से। दिस इज सेंटर लाइन ऑफ द लेंस। पर अगर लेंस मोटा है तो तुम जानते हो जब रे एंटर करेगी तब भी बेंड होगी और जब एग्जिट करेगी तब भी बेंड होगी। रिफ्रैक्शन दोनों फेस पर होगा। तो
आसानी है हमारे लिए। सिर्फ ये पर्टिकुलर एक डेरिवेशन जो आप करने वाले हैं इसको छोड़ दो, तो बाकी जितने भी डेरिवेशन है या थ्योरी है उनमें सब में हमको डील करना है सिर्फ थिन लेंसेज के साथ। सिर्फ एक पर्टिकुलर डेरिवेशन में मैं लेंस को मोटा मानकर दोनों फेस पे रिफ्रैक्शन कंसीडर करने वाला हूं, जो अभी करने वाला है। ये 3 नंबर का डेरिवेशन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसमें भी डिटेल समझ लो। एनसीईआरटी में एक तरीके से दिया हुआ है, 3 डायग्राम बनाए हुए हैं। तुम्हें अगर वो समझ में आता है अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वैसे करो, फ्री हो। मैं एक तरीके से समझा रहा हूं जिसमें मैं सिर्फ एक डायग्राम यूज कर रहा हूं। तुम्हें ऐसे समझ में आता है ऐसे करो, इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे। मैं जो तरीका बता रहा हूं वो मार्किंग स्कीम में एक बार दिया था इन्होंने, बोर्ड वालों ने, वो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो एनसीईआरटी वाले तरीके से भी कर सकते हो, मैं जो बता रहा हूं उससे भी कर सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे उससे कर सकते हो। तो अभी हमको रे डायग्राम बनाना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए। तो एक डबल कॉन्वेक्स लेंस हम ले लें। इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, इसका ऑप्टिक सेंटर मार्क कर दो। ऑप्टिक सेंटर को मैं सी से दिखा रहा हूं। लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n सबस्क्रिप्ट l, बाहर सराउंडिंग्स का n सबस्क्रिप्ट m। अपने खुद के समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि अगर इधर ये पूरा यही मीडियम होता, ये स्फीयर का पार्ट होता ये, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो फर्स्ट फेस है, मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट फेस, यहां लिखता हूं सेकेंड फेस। कोई ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर यहां रखूंगा तो उससे जाने वाली रेस का 2 से रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट फेस से फिर सेकेंड फेस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है R1, फर्स्ट फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम उस तरह से नहीं दिखा रहे हैं, वहां पे डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं ये आसान तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो सेकेंड फेस की रेडियस को इधर एरो लगाकर R2। तो स्फीयर किस लिए चाहिए हमको? स्फीयर इस बात का अंदाजा लगाने के लिए चाहिए कि जब मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा तो R1 और R2 में किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव ट्रीट करूंगा। तो साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो सारे डिस्टेंसेस नापेंगे C से नापेंगे, तो जो डिस्टेंसेस उधर नाप रहे हैं यानी R1 वो पॉजिटिव है, जो डिस्टेंस इधर नाप रहे हैं यानी R2, क्योंकि R2 इधर नापने में आएगा तो वो नेगेटिव है। ये समझने के लिए स्फीयर चाहिए, अदरवाइज स्फीयर नहीं चाहिए। अब करना क्या है, जैसे पिछली बार था वैसे ही है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है O, मैंने माना एक रे सीधी जा रही है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, डबल एरो लगाकर दिखा दिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस से सीधे निकल जाएगी। जो दूसरी रे है वो यहां जाकर कहीं इंसिडेंट होती है स्पेस पर, माना कि ये पॉइंट ए है, जैसे पहले माना था ए। आगे की डिटेल बनाने के लिए मुझे नॉर्मल की जरूरत है, क्योंकि डेंसर मीडियम में जाके नॉर्मल के पास आएगी। तो अब की बार परपेंडिकुलर दिखाने का तरीका अलग है, मुझे सेंटर लोकेट करके यहां से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहीं पर एक लाइन ऐसे दिखाता हूं अंदाजे से, उसको मार्क करता हूं N1, दिस इज नॉर्मल N1। ये रे डेंसर मीडियम में जा रही है, बेंड होगी, नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल के पास है। जस्ट इमेजिन अगर सेकेंड सरफेस है ही नहीं, पूरा ये एक ही मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है, तो ये रे फाइनली डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, जहां मिलेगी वहां पर क्या होगा, इमेज बनेगी। वास्तव में नहीं बन रही है, बनती, उसको मैं दिखा रहा हूं I डैश से, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट इमेज। I डैश इज इंटरमीडिएट इमेज। इसको तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो, कई बार जब तुम आई चेक कराने जाते हो डॉक्टर तुम्हें एक फ्रेम पहना देता है, एक से ज्यादा लेंस लगाता है जब तुम्हें साफ दिख रहा है,
तो पहले लेंस ने जो इमेज बनाई, दूसरा लेंस उस इमेज को करेक्ट कर रहा है। मान लो दो लेंस, थिन लेंसेस कांटेक्ट में रखे हुए हैं, पहला लेंस जो इमेज बना रहा है, दूसरे लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर दूसरा लेंस फाइनल इमेज बनाएगा। तो पहली सरफेस ने जो इमेज बनाई, मैं मान सकता हूं ये इमेज सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन कंसीडर करूंगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस इमेज की डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फाइनल इमेज कहां बनेगी? मान लो सेकंड फेस भी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी रे नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल फिर से पूरा बनाने के बजाय मैंने यहां एक लाइन खींच दी, N2। नॉर्मल से दूर हटने का मतलब, और पहले फोकस हो जाएगी, इसको मैं फॉर्म लाइन से दिखाऊंगा। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट I। जो अलग अलग डिस्टेंसेस है वो मार्क कर देता हूं, सारी डिस्टेंसेस नापी जाएंगी C से, ऑप्टिक सेंटर C से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U, इमेज की डिस्टेंस V, ये फाइनल इमेज की डिस्टेंस है V, और वो जो इंटरमीडिएट इमेज है उसकी डिस्टेंस V डैश। डायग्राम कंप्लीट हो गया, बस इस एक के डायग्राम से पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक तो हाथ ऊपर करो और पूछो। हाँ हाँ, ये जो सरफेस है ये फर्स्ट सरफेस है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उसको मैं बोलूंगा R1। अब वो कैसे नापूंगा? ये सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है वो मैंने स्फीयर पूरा बना लिया, उसकी रेडियस R1 है। देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा और यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी R1, पर हम सारे डिस्टेंसेस किससे नापेंगे? C से। तो C से उस साइड नापना पड़ेगा मुझे R1 को, सो R1 इज पॉजिटिव, जबकि R2 इस साइड नापना पड़ेगा, R2 इज नेगेटिव। और कोई बात? तो डेरिवेशन करते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखो। considering image formation, by a double convex, डबल लिखी बायकॉन्वेक्स कर दो, बाय ए बायकॉन्वेक्स, बायकॉन्वेक्स, क्योंकि हमने R1 R2 अलग अलग लिए। बाय ए बायकॉन्वेक्स, जैसे बाइसिकल होता है, बाइसिकल में BI बाय होता है कि BY बाय होता है? ये पता होना चाहिए सबको, पता है? तो लिंक हो रहा है बायकॉन्वेक्स लेंस, कंसीडरिंग इमेज फॉर्मेशन बाय ए बायकॉन्वेक्स लेंस, कॉमा, लेट the image I dash of point object O formed by first surface acts acts as virtual object, खाली ऑब्जेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, acts as object for second surface, acts as object for second surface, first term। ये जरूरी नहीं है कि तुम एग्जैक्टली लिखो, तुम मिलता जुलता कुछ भी लिखोगे चलेगा, जस्ट फॉर इनिशियलाइजेशन। इसको कोई नहीं पढ़ने वाला एग्जाम, जो अभी तुमने 2-3 लाइन लिखी, ये तुम अपनी मर्जी से और कुछ भी लिख सकते हो, इसी को डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। अब जो लिखोगे वो पढ़ेगा, लिखोगे we know that, अब देख रहे हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व सरफेस से, और उसका फॉर्मूला ये है, we know that for refraction at a curved surface, for refraction at a curved surface, ये फॉर्मूला लिख दो और उसको ब्लॉक में बंद कर दो, n2 minus n1 upon r equal to n2 upon v minus n1 upon u।
इतने सवाल करना, इसको इतनी बार दोहरा लेना, रट जाए, रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, नाउ अप्लाइंग इट फॉर रिफ्रैक्शन at first surface, applying it for refraction at first surface along with sign convention, along with sign convention को ब्रैकेट बंद करो, we get डैश लगाओ। देखो क्या मिलता है, जब ये रे यहां से जा रही है NM से NL में जा रही है, सेकंड मीडियम NL, फर्स्ट NL, तो मैं क्या लिखूंगा N2 की जगह NL माइनस NM अपॉन पहले फेस की रेडियस R इक्वल टू NL अपॉन इमेज का बना रही है फर्स्ट V डैश माइनस NM अपॉन U, इक्वेशन 1। अब यहां पर एक चालाकी की हमने, एक धोखा दिया कॉपी चेक करने वाले को, हमने लिख दिया अलॉन्ग विद साइन कन्वेंशन, लगाया कुछ नहीं। साइन कन्वेंशन लगाने के चक्कर में पड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम भी कंज्यूम होगा। तुम लगा कर देखना घर पे आराम से, साइन कन्वेंशन के साथ करके देखना। मतलब हमने बोल दिया खाली साइन कन्वेंशन इज इनबिल्ट, अंदर ही लगा दिया, लगाओगे तो भी फाइनल एक्सप्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, यानी नहीं लगाया। और एनसीईआरटी में अगर इसको देखोगे तो एनसीईआरटी में यहाँ गड़बड़ की हुई है, एनसीईआरटी में डेरिवेशन पढ़ के देखना, मजा आएगा। जब वो गड़बड़ तुम ढूंढ निकालोगे तो हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। ऐसे होता है कि हाँ एक बड़ा काम किया हमने, एनसीईआरटी में गड़बड़ ढूंढ के निकाला। तो साइन कन्वेंशन खाली लिख देंगे, लगा दिया, लगाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे। एंड for refraction at second phase and for refraction at second phase we get, तुम में से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे मन में ये हमको गलत गलत काम सिखा रहे हैं, हमें तो साइन कन्वेंशन लगाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लगाओ, खुद से सीखो किसका साइन क्या होगा। मैंने हिंट तो दे दिया तुमको, R1 R2 में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, U और V खुद तय करो। अब इसमें होगा क्या, ये जो V डैश है इसमें आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे जब मैं V डैश की बात करूंगा कि तुम इसको V डैश को पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। अगर तुम आराम से तसल्ली से समझने की कोशिश करोगे समझ में आ जाएगा। तो जिनको काम चलाओ काम नहीं करना है वो आराम से समझ के लगाओ साइन करने, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको काम चलाओ कम करना है वो लिख दो, मतलब मैं काम चलाओ काम करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड फेज के लिए सेकेंड कुछ भी गलत सही नहीं होता है ना, गलत सही हमारे दिमाग में होता है। तो अब ये क्या गलत नहीं है कि वो बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि कॉपी रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, ये सही है। तो अब जब वो गलत कर रहे तो हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा, कंपेंसेट, बदला, धोखा देंगे। तो यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, नहीं नंबर नहीं कटेंगे, निश्चिंत रहो, मानव स्वभाव को स्टडी करो, नंबर नहीं कटेंगे। तो सेकेंड फेज के लिए ये है N1 और ये है N2, तो मैं लिखता हूं NM माइनस NL अपॉन R2 सेकेंड फेज का रेडियस, यहां पे आ जाएगा NM, अभी फाइनल डिस्टेंस फाइनल इमेज V माइनस NL अपॉन, अभी U की जगह क्या आएगा V डैश, इक्वेशन 2। तुम लिखोगे as both the surfaces coexist, as both the surfaces coexist, सह तो रखनी, दोनों surfaces exist कर रही, so adding equation 1 and 2, both the surfaces coexist, so adding 1 and 2 जोड़ दो दोनों, common factor NL minus NM, remaining ऊपर का 1 upon R1
नीचे का माइनस कॉमन लिया तब जाकर ये बनेगा -1/R2। इधर nm इज कॉमन रिमेनिंग 1/v माइनस 1/u, क्योंकि एक टर्म कैंसिल हो गई, nl/v डैश कट गया प्लस में माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ये जो nm है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं इधर और nl/nm को लिख देता हूं nl/nm को मैं n लिख सकता हूं, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर। इट बिकम्स n - 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू, एक स्टेप और खा जाते हैं, हमें v और u तो चाहिए नहीं। दो तरीके हैं, पहला तरीका लेंस फॉर्मूला अगर तुम जानते हो जो डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 1/f is 1/v minus 1/u, तो सीधे मैं 1/f उससे लिख सकता हूं। दूसरा तरीका, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, u is infinity, तो इमेज कहां बनेगी? f पर। तो रेफरेंस साइड में फॉर u equal to infinity, v equal to small f, फोकल लेंथ का मतलब छोटा f, तो you get 1/f। It is called lens maker's formula, डिराइव कर लिया। 5 नंबर में आता है तो वो डेरिवेशन और ये डेरिवेशन साथ में करना पड़ता है। 3 नंबर में आता है तो अकेला ये या अकेला ही आता है। इसी को कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जब मैं u इंफिनिटी रखूंगा v f हो गया, ये तो इधर चले गया, एक स्टेप खा गए। जो स्ट्रेट बोर्ड वाले वो भी लिख देना, बीच की स्टेप से बढ़ा देना, टाइम रहेगा तुम्हारे। अब इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझो, फिजिकल सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल रिलेवेंस, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था तुमसे, मिरर को पानी में डुबो दो, लेंस को पानी में डुबो दो, फोकल लेंथ पर क्या असर होगा? जवाब था मिरर को डुबोएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है फोकल लेंथ, पर लेंस को पानी में डुबो क्या इफेक्ट होगा? यहाँ इस फॉर्मूले से रिजल्ट मिल रहा है। ये जो n है, जब लेंस हवा में है तो ये n है 3/2 1.5। जब इसको पानी में डुबो दोगे तो कांच का पानी के रिस्पेक्ट में 9/8 अभी किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो 9/8 इज लेस देन 1.5। ये n छोटा हो गया, ये n कम हो गया, ये डिनोमिनेटर में तो f बढ़ गया, तो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती, ठीक है, पानी में डुबोने पर वेरीफाई हो गया। और क्या पता चलता है? गॉगल्स समझते हैं सब लोग, क्या गॉगल्स में लेंस लगे होते हैं? क्यों? लेंस की डेफिनेशन अगर हम देखें, पीछे का पार्ट छोड़ दो, मैंने 2 डेफिनेशन बताई थी यार, एक्सटेंडेड डेफिनेशन छोड़ दो, बिना एक्सटेंडेड डेफिनेशन लो। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ व्हिच मस्ट बी कर्व। गॉगल्स में जो ग्लास होते हैं कर्व्ड होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो उसके हिसाब से वो लेंस है, तो फिर उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले से जस्टिफाई करें। कर्व्ड होते हैं, दोनों का कर्वेचर सेम होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड का, यानी R1 इक्वल टू R2 सेम साइड में होता है। सेम साइड मतलब 1/r माइनस 1/r 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हो गया फोकल लेंथ इज 0, तो पावर सॉरी फोकल लेंथ इज इंफिनिटी, फोकल लेंथ इंफिनिटी होगी तो पावर 0, तो हम बोलेंगे 0 पावर का लेंस। अगर बोलेंगे उसको लेंस तो बोलेंगे 0 पावर का लेंस है, तो यहां से जस्टिफाई हो गया। अदरवाइज अगर डेफिनेशन में हमने जोड़ दिया which have ability to converge और diverge, तो फिर उसको लेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं है ना तो कन्वर्ज करने की ना तो डाइवर्ज करने की। एक और सवाल बनता है, तुमने सीखा रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कम होता है, वायलेट के लिए ज्यादा। इसका क्या मतलब कि अगर लेंस व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है, व्हाइट में 7 कलर्स इनबिल्ट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, तो व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है, तो रेड के लिए n कम होने से उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, रेड को दूर फोकस करेगा, वायलेट को पास, बाकी कलर्स को इन बिटवीन, विबग्योर के रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब व्हाइट ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा लेंस से देखने पर? कलरफुल। तो प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हो, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद, लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के बाद 4 प्रैक्टिकल ड्यू हो जाते हैं तुम्हारे ऑप्टिकल बेंच पर, फिजिक्स लैब में जाके कर सकते हो। तो जब वो एक्सपेरिमेंट तुम करोगे, तुमने लेंस लगाया कॉन्वेक्स लेंस, इधर है ऑब्जेक्ट निडल,
सिल्वर मेटल की है ना, सिल्वर कलर की, उसको फोकस के आसपास रख के देखोगे, उसका वीडियो बनाकर रखा भी हमने, तो फोकस के आसपास रख के देखोगे तो सतरंगा दिखेगा उसके आसपास, 7 कलर्स आ जाएंगे। वो है तो कैसी, सिल्वर, सिल्वर दिखनी चाहिए थी, सिल्वर के बजाय तुम्हें कैसे दिखेगी, सतरंगी दिखेगी, स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो ये क्या है, क्या ऐसा दिखना चाहिए, क्या लेंस से हम व्हाइट ऑब्जेक्ट को देखें तो कलरफुल दिखना चाहिए? पहले के टाइम में क्या होता था, कलर टीवी की प्राइस और ब्लैक एंड व्हाइट की प्राइस में बहुत अंतर होता था। ब्लैक एंड व्हाइट 2000 का आ रहा है तो कलर आएगा 10,000। तो जो लोग नहीं खरीद सकते थे वो क्या करते थे, एक सब्स्टिट्यूट बनाया, 300 रुपए की एक स्क्रीन आती थी, वो लाके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर लगा दो, उसमें 3 कलर होते थे, तो अब उससे जो आउटपुट निकलता था उसमें एहसास होता था, ऐसा लगता था हाँ भाई वो कलर दिख रहे हैं, पर वो कॉन्स्टेंटली वही वो कलर दिखेगा जहां वो स्क्रीन का कलर है, जैसे पन्नी लगा दो। तो क्या ये डिजायरेबल है कि व्हाइट ऑब्जेक्ट कलरफुल दिखे? नहीं है। तो हम इसको लेंस का डिफेक्ट बोलते हैं। लेंस जो व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता है कलरफुल, दिस इज डिफेक्ट ऑफ लेंस। तो एक डिफेक्ट तो होगा स्फेरिकल शेप के कारण, उसका नाम होगा स्फेरिकल एब्रेशन, जो मिरर में भी था, किसी का भी स्फेरिकल शेप होगा तो उसमें डिफेक्ट होगा स्फेरिकल एब्रेशन। लेंस में एक और डिफेक्ट आ गया कि व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज कलरफुल बनाता है प्रिज्म की तरह, इसको कहते हैं प्रिज्मेटिक एक्शन। तो लेंस का ये जो डिफेक्ट है प्रिज्मेटिक एक्शन, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। तुमने स्पेलिंग चेक किया एब्रेशन, ABERRATION, वो बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि ये क्रोमेटिक एब्रेशन कम फोकल लेंथ वाले लेंस में ज्यादा होगा या ज्यादा फोकल लेंथ वाले लेंस में ज्यादा होगा? तो उसके लिए तुम्हें एक डेटा और तैयार करना है। लैब में जाओ तो ध्यान से देखना मोटाई, 5 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ और 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला, 10 सेंटीमीटर वाला, कौन सा ज्यादा मोटा होगा बीच में से? इसी फॉर्मूले से देख सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वो ज्यादा मोटा होगा, उसकी फोकल लेंथ कम होगी। जिसमें कर्वेचर ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, वो मोटा होगा, उसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो 10 सेंटीमीटर वाला पतला होता है कंपैरेटिवली, 5 सेंटीमीटर वाला बीच में से कंपैरेटिवली ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, तो किसकी फोकल लेंथ ज्यादा, किसकी पावर ज्यादा? जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा, P = 1/f। तो 2 छोटे बच्चे आए तुम्हारे पास, उनके बीच बहस चल रही थी, उन दोनों ने कहीं चश्मा लगा हुआ था पास का, कि किसके चश्मे की पावर ज्यादा है। तो उन्होंने चश्मा तुम्हारे हाथ में रख दिया, बोला भैया दीदी चेक करके बताओ इसके पावर ज्यादा है कि मेरे पावर ज्यादा है। तो तुम्हारे पास चेक करने का तरीका क्या है, जिसके लेंस में, जिसका लेंस की मोटाई ज्यादा है, जिसके चश्मे में मोटा लेंस लगा उसकी पावर ज्यादा है। और जितना ज्यादा मोटा होगा प्रिज्मेटिक एक्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्रोमेटिक एब्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि रे में बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। काफी अच्छे, नेक्स्ट रन पे पढ़ते हैं। थैंक यू। पीछे कैमरा